हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में। लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये जो हमारा जो टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है वो 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए पढ़ना है। ठीक है, जो 11th के बच्चे होंगे वो इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर को इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि देखिए इसमें कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको आगे चल के मदद करेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही एक थोड़ा छोटा टॉपिक आपका हो जाता है। तो स्मॉल टॉपिक शुरू करने का ये फ़ायदा होता है कि ये जो चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक अंदर से पोटेंशियल आएगा कि ठीक है ये एक टॉपिक तो मैंने ख़त्म कर लिया, फिर अगले पे जाएंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और एक जो कंसेप्ट, एक जो बात मैं आप लोगों को आज बोलना चाहता हूँ, इसको आप ध्येय भाग के रूप में मान लीजिए। बस अपना सगा कौन जो मुझे 2 मार्क्स दिलाए, जो 4 मार्क्स दिलाए। कहने का मेरा सेंस है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे। ठीक है, हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करना है, ना कि हमें बहुत सारा कंसेप्ट जानना है और इसका मैथ का मैथमेटिशियन बनना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में आएंगे उन क्वेश्चन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, कहने का सेंस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होंगे, जो एग्ज़ाम में आने लायक नहीं होंगे, जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए होंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा कम ध्यान देंगे। तो बस एक बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा, अपना सगा कौन जो हमें एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाए। तो हम लोग चाहे उसकी तैयारी क्वेश्चन के तरफ से करें या डायरेक्टली कंसेप्ट के तरफ से करें। तो हम लोग आज शुरू करते हैं एक क्वेश्चन लेकर ही अपने पूरे प्रिपरेशन को, अपने पूरे समझिए तो इस सफ़र को शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम जैसे देख लेते हैं। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चंस आप मान लीजिए। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक माना जाता है लगभग पूरे इंडिया में, तो हम लोग इसी को फॉलो करने का कोशिश करेंगे। और बाकी से भी जो बुक्स रहेंगे उनका भी सवाल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यदि किन्हीं लोगों को कुछ परेशानी होगी तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा वहाँ आकर पूछ सकते हैं, या तो फिर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व 24x इज लेस देन 100। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। सबसे पहला क्या सोल्व कीजिएगा, जब x इज नेचुरल नंबर होगा। और फिर दूसरा क्या सोल्व करना है, जब x इज एन इंटीजर। जब x है जो इंटीजर होगा तब हमको एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आ गया। जैसे देखिए आप लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में क्या जानते हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि फ़िलहाल आप कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो अभी शुरू हुआ है जस्ट। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं उस कंसेप्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक टर्म आया यहाँ पे नेचुरल नंबर, और यहाँ पे आया इंटीजर। ठीक है, तो इसके बारे में यदि हिंदी वाले जो स्टूडेंट होंगे वो क्या जानेंगे, जैसे प्राकृत संख्या और फिर ये जो आपका इंटीजर, इसे जानेंगे। जैसे देखिए नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, जो 1 2 3 4 इसे बढ़ते चल जाएंगे, तो ये नेचुरल नंबर हुआ। और फिर इंटीजर की मैं बात करूं तो वो आपका हो जाएगा माइनस वाला जो टर्म होगा। नेचुरल नंबर तो होगा ही, उसका जो निगेटिव पार्ट होगा वो भी इसमें ऐड होगा, तो वो हो जाएगा आपका इंटीजर। जैसे देखिए -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। सिमिलरली आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये तो बात हुई। अब हम लोग इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 24x वो 100 से कम कब होगा, मतलब कहने का है क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको ये जो x का वैल्यू है वो हम लोग कितना तक रख सकते हैं,
तब तक ये जो वैल्यू है, ये जो पूरा 24x है वो 100 से कम होगा। ठीक है, तो इसको देखिए किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए हम लोग पहले से क्या पढ़े थे, यदि कुछ इक्वल के इस साइड हो, जैसे इधर 2x है और इधर 4x है, तो यदि मैं इस साइड कुछ ऐड करूं या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करूं तो इस साइड भी उतना ही ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी के साथ अगला चीज़, यदि मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करूं और कुछ डिवाइड करूं और यहाँ भी कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो यहाँ पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसका यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 24x, इसको इक्वल के रूप में भी लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए, या नहीं भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए ऐसे, अभी आप ऐसे ही लिखिए। यहाँ पे हम डिवाइड कर दिए 24 से, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट के इक्वल के लाइक है, जैसे कहने का सेंस है इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी 24 से डिवाइड कर दिए, तो ये जो हमारा टर्म था वो तो कैंसिल आउट हो गया और ये जो टर्म है इस तरह का आ गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए 25 4 100, 6 4 24, तो ये हमारा टर्म क्या आ गया, x है जो 25/6 से छोटा होगा तब तक के लिए ये जो हमारा इनइक्वलिटीज है वो वैलिड है। आप लोग समझ पा रहे हैं। जैसे देखिए इसका क्या सेंस हुआ, 25/6, इसका लगभग वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 4.1 समथिंग समथिंग समथिंग। अब ये दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना था। नेचुरल नंबर यदि x हो तब, और फिर दूसरा था यदि इंटीजर हो तब। ठीक है, हम लोग सोल्व कर लिए इसे कि x है जो 4.1 से छोटा होना चाहिए। तो ये जो नंबर लाइन है यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 होगा, सिमिलरली यहाँ पे 5 होगा, बढ़ते जाएगा -1 -2, इस साइड भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला मुझे, x है जो 4.1 से छोटा होना चाहिए। 4 यहाँ तो 4.1 समथिंग यहाँ पे होगा, यानी यहाँ। ठीक है, यहाँ पे वैकेंट होगा, यहाँ इसके इक्विवेलेंट नहीं है। यदि ये चीज़ देखिए यहाँ पे, यदि ये चीज़ इस प्रकार से रहता तो इक्वल माना जाता है कि इससे छोटा या इसके बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हो तो उसको बोलेंगे केवल लेस देन है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंट कर दिए और इससे छोटा कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। लेकिन मुझे बोला गया है क्वेश्चन में कि x यदि नेचुरल नंबर हो उसके लिए केवल बताना है। ठीक है, तो x यदि नेचुरल नंबर हो तो कौन कौन सा टर्म आ जाएगा। यदि मैं जनरल की बात करूं तो ये जो पूरा टर्म है ना, -∞ से लेकर 4.1 तक x का वैल्यू, उसके लिए ये जो इनइक्वलिटी है वो सोल्व हो गया है। लेकिन ये जो कंडीशन दिया हुआ है x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, तो उसके लिए जो नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4, ये जो नेचुरल नंबर है उसके लिए केवल हम लोग देखेंगे, ना कि 0 के लिए देखेंगे, ना कि -1 के लिए देखेंगे, और ना कि -2 या सिमिलरली इसके पीछे वाले के लिए देखेंगे। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा हमारा, ये जो 4 वाला है ये हो जाएगा। ठीक है, 3 वाला हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा, 1 वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे अब आंसर लिख रहे हैं। 4x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। दिस इनइक्वलिटी इज वैलिड, मतलब ये जो इनइक्वलिटी है वो वैलिड हो गया जब वैल्यू हम x के जगह पे यदि 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें और 4 रखें। चलिए अब हम लोग ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उस पे आते हैं।
यदि x इंटीजर हो तब क्या बात होगी। यदि x नेचुरल नंबर था तब तो हम लोग देख लिए, यदि इंटीजर हो तो इसमें कुछ खास बात है नहीं, ये तो हम लोग पहले ही जनरल सोल्व कर लिए हैं। यदि इंटीजर हो तो ये सारे टर्म के लिए हो जाएगा वैलिड, जैसे 0 के लिए भी, -1 के लिए भी, -2 के लिए भी, और सिमिलरली आगे लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीजर के लिए हो जाएगा, जैसे देखिए ये जो है -∞ से लेकर बढ़ते जाएगा, और फिर सिमिलरली कुछ मान लेते हैं इस प्रकार से, जैसे 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। लेकिन 4 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी इंटीजर वाली बात आई, लेकिन यहाँ से 4.1 से तो हम लोग मैक्सिमम नहीं जा सकते थे। 4.1 से पहले इंटीजर कौन सा है, 4.1 से इंटीजर पहले है आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया, और ये जो है वो अभी पीछे चला जा सकता है, लेफ्ट साइड में बहुत दूर तक जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो गया। अब इस कंसेप्ट को आप लोग जान लिए हैं, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाएंगे। और हमारा एक ही ध्येय वाक है कि बस हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। जो जब हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाए तो हमारे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना बच पाए जो हमसे सोल्व होने लायक ना हो। बाकी मैं कंसेप्ट किसी तरह से सीखूं, चाहे वो क्वेश्चन के थ्रू सीखूं या फिर कंसेप्ट जानूं और उसके बाद क्वेश्चन बनाऊं, बात तो आखिर एक ही है, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप लोगों को दे दिया जाए, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का हो सकता है। जैसे देखिए कुछ बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार का जो लगे आपको कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया यार। जैसे देखिए 2 × 2x + 3 - 10 6x - 2, ये जो आपका क्वेश्चन है वो ऐसे बेसिकली एनसीईआरटी का 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को समय समय पे बता देता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ। इससे आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है मेरा सोल्व हो चुका है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो कोशिश आप लोग कीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं, वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, और फिर यदि ये क्वेश्चन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना बने तो कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं, लर्निंग पीरियड में। लर्निंग पीरियड में होता है कुछ क्वेश्चन बने और कुछ क्वेश्चन ना भी बने। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई इसको करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x + 6 - 10, ठीक है। यहाँ पे 6x - 12, ठीक। मुझे करना क्या है आखिर ये हम लोग देख लेते हैं। ये जो x वाला टर्म है उसको एक साइड लाएंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उसको एक साइड ले जाएंगे। वेरिएबल टर्म को एक साइड, इसको एक साइड लाएंगे, और फिर ये जो टर्म है इसको और इसको दोनों को एक साइड ले जाएंगे। देखिए मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, ऐसे आप लोगों को थोड़ा परेशानी होगा। चलिए देखिए अब हम लोग इस टर्म को इस साइड लाते हैं, इस टर्म को इस साइड ले जाते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 6 है, -10 है, और ये जो 12 वाला टर्म है 12, उसको इस साइड लाते हैं तो निगेटिव में है, तो इस साइड आकर वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ये तो आप लोग बेसिक कंसेप्ट है, जानते ही हैं। देखिए इसमें आके ऐड हो गया। इसके बाद इस साइड तो ऑलरेडी पहले से 6x है, और फिर उसके बाद निगेटिव में आपका यहाँ क्योंकि पॉजिटिव है तो निगेटिव में जाकर 4x हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे देखिए 12 6 12 6 18 -10 8, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x।
फिर वही वाली बात, दोनों जगह 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, 4 कर दीजिए, इसको x कर दीजिए। इसका सेंस ये है कि जो आपका x का वैल्यू होगा वो हमेशा 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब तो आप समझते ही हैं कि जो ये जो वैल्यू है इस प्रकार से, वो किसके लिए है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। x है जो हमेशा 4 से बड़ा होगा। तो मुझे बोल दे कि नंबर लाइन पे आप शो कीजिए, तो नंबर लाइन पे शो करना बहुत ही आसान बात है। देखिए एक नंबर लाइन बना लिए, यहाँ पे 0 शो कर दिए, यहाँ पे 1 शो कर दिए, यहाँ पे 2 शो कर दिए, यहाँ पे 3 शो कर दिए, यहाँ पे 4 शो कर दिए, यहाँ पे -1 -2 -3। मुझे क्या बोला गया, मुझे बोला ये गया है अकॉर्डिंग टू आंसर, इसे मैं आंसर ही मानूंगा। तो ये आंसर जो आया उसके अनुसार मैं ये जान रहा हूँ कि ये जो x है वो 4 से बड़ा होगा। 4 कहाँ पे है, 5 लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, ठीक है, 4 यहाँ पे है, ठीक है, 4 से बड़ा होगा, ठीक है, 4 से इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात, इक्विवेलेंट वाली बात, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है होगा वो वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। और दूसरी बात जो नोटेबल है, जो ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जब आपका आंसर लिखने के लिए होगा तो या तो जो बड़ा क्वेश्चन होंगे, कहने का सेंस जो 4 मार्क क्वेश्चन होंगे, जो 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, उसमें तो इस प्रकार से बनाने के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें तो आपको लाइन ड्रॉ करके नहीं दिया हुआ रहेगा कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो उसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे। कुछ ऑप्शन किस प्रकार से दिए हुए होंगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ऑप्शन ए इस प्रकार से दे सकता है, 4 to इन्फिनिटी। दूसरा ऑप्शन 4 to इन्फिनिटी। तीसरा ऑप्शन -इन्फिनिटी to 4। और आपका लास्ट ऑप्शन वो हो जाएगा -4 to +4। तो इसमें आप कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें जो दो आंसर है वो तो आप डायरेक्टली कट कर दीजिएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। -4 से 4 ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 4 से बड़े वैल्यू के लिए केवल सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब इसके लिए केवल सही है, ठीक है। तो बात आई इन दोनों की, ए और बी की। ए और बी में क्या अंतर है, तो देखिए यहाँ पे एक, यदि मैं इस तरह का साइन लूँ तो इसका सेंस होता है कि यदि यहाँ पे 4 लिखूँ तो 4 इंक्लूडेड है, मतलब 4 इसमें आ जाता है। और मैं यदि इस तरह का एक सिंबल लूँ तो इसका ये मतलब होता है कि इसमें 4 इंक्लूड नहीं है, 4 से थोड़ा सा बड़े वाले टर्म के लिए है। तो कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ तो 4 इंक्लूड नहीं है, 4 से बड़े वाले के लिए है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा था, आप आसानी से सोल्व कर पाए। धीरे धीरे आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़े नोट डाउन कर लीजिए। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को रोककर थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन से ही कंसेप्ट आता है, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग कोई चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद कोई फॉर्मूले निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ पहले फॉर्मूला है उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि क्या वो सही है या नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। फॉर्मूला किसी के दिमाग में डायरेक्टली नहीं आ जाता है, उसे प्रैक्टिकल करना होता है। तो हम लोग जो क्वेश्चन का जो दौर चला रहे हैं, क्वेश्चन बनाते हुए समझ रहे हैं, तो हम लोग इससे फॉर्मूला एक निकाल रहे हैं, उसको नोट डाउन करेंगे, कुछ कंसेप्चुअल बातें हो गई उसे नोट में लिख लेंगे, और फिर हर एक क्वेश्चन को, हर एक आयामों को सोल्व करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, अपने साथ वही है जो अपने को मार्क्स दिलाए, बाकी सब कुछ अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देख लीजिए, यदि मैं क्वेश्चन एक लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 3x - 2 by 4 जो आपका नोटबुक होता है वहाँ से भी मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ, लेकिन मोबाइल थोड़ा कंफर्टेबल होता है, थोड़ा कंफर्टेबल होता है, इसलिए मैं यूज कर लेता हूँ थोड़ा क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या कुछ खास आपको दिख रहा है? तो कुछ खास तो मुझे तो नहीं दिख रहा। यदि आप लोगों को दिख रहा है तो थोड़ा देर बाद नहीं दिखेगा। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो आपका ऑलरेडी 2x - 1 है। ठीक है, ये तो 3 है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, 20। ठीक है, आप लोग 11th के स्टूडेंट है इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखिए, जैसे 4 × 5 = 20, तो 5 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करते जा रहा हूँ। 5 है, बाहर में अब आ गया, मान लीजिए ऐसा आप लोग मान लीजिए यहाँ पे 5 है, तो आप लोग डायरेक्टली 5 × 3x यानी 15x माइनस 5 × 2 10। 5 कहाँ से आया? जैसे देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 × 5 = 20, 5, तो 5 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो डायरेक्टली वो मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ। तो 5 × 3 = 15x एंड 10 माइनस उसी प्रकार से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 - 4x। ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम कम रहता है यूट्यूब पे, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना होता है क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा बोर ना हो जाए। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11x - 9 18, ठीक है, बाई 20। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे भी ठीक चलेगा, मेरा ये वादा है। आप लोग केवल सब्र से हमारे साथ बने रहिए। 2x - 1/3, ये तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था। अब मैं क्या कुछ खास करूँगा? तो खास बस यही करूँगा, ये जो टर्म है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे देखिए, इसको कर दूँ मैं 2x - 1 और इसे मैं कर दूँ 3 × 11x - 18, तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। और मैं इस फॉर्मेट में यदि इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया, और ये जो पहला क्वेश्चन जो मेरा था इसी फॉर्मेट में था, देख लीजिए आप, यहाँ देखिए और यहाँ आकर आप देखिए, इस दोनों क्वेश्चन में क्या कुछ डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बस डेटा चेंज है। तो डेटा चेंज है तो उससे क्या हुआ, ये तो आराम से सोल्व हो जाएंगे। जैसे देख लीजिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 40x - 20 और फिर ये जो आपका हो जाएगा 33x - 54। फिर वही बात, ये वाले टर्म को इधर लाइए, तो 40x - 33x और ये जो आपका टर्म हो जाएगा 54 + 20, क्योंकि ये जो निगेटिव है उस साइड जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें आपका आ जाएगा 7x और यहाँ पे आ जाएगा आपका
34, इतना ही आ जाएगा ना। लेकिन 34 है जो निगेटिव में है। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो कभी कभी छूट जाती है, वो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बात रही आगे सोल्व करने की, तो आगे सोल्व करने की बात रही तो जैसे x माइनस 34/7, बस ये क्वेश्चन जो हमारा है जो सोल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x के किस किस वैल्यू के लिए ए है जो वैलिड है, तो बस हमारा यही यहाँ से आंसर आ जाता है कि -34/7 यानी -34/7 से अधिक वैल्यू के लिए या उसके बराबर वैल्यू के लिए। बराबर वाली बात मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे एक और साइन आया हुआ है, एक और सिंबल आया हुआ है इक्वल का, ठीक है। तो इसको यदि मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की बात करूँ तो नंबर लाइन पे भी इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा एक फॉर्मेट में तोड़ लेते हैं, पॉइंट में तोड़ लेते हैं कि कितना लगभग होगा। मुझे एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगभग की ज़रूरत है। देखिए तो 7 4 28, 7 5 34, तो 5 वाले तो इससे बड़ा हो जाएंगे यानी 4 वाला टर्म होगा, ठीक, 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, -4.8 के इक्विवेलेंट लगभग आपका है जो -4.8 के इक्विवेलेंट लगभग ये जो होगा टर्म होगा, ठीक है। -4.8 यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सिमिलरली यहाँ पे 3, यहाँ पे आप -1 मानिए, बढ़ते चले जाइए, -2, -3, -4, -5। ये क्या बोला, -4.8 से बड़े वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, तो -4.8 कहाँ होगा, लगभग कुछ यहाँ, तो इससे जो बड़ा टर्म है उसके लिए सबके लिए सेटिस्फाइड है, इसके लिए सबके लिए सेटिस्फाइड है -4.8 से बड़े टर्म के लिए। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यदि मैं इसका बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं -4.8 से इसके इक्विवेलेंट भी मैं सिंबल इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि इसके इक्वल भी यहाँ पे दिया हुआ है, और उससे बड़ा के लिए तो बढ़ते बढ़ते वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो भी सोल्व हो गया। चलिए इसको भी आप लोग थोड़ा वीडियो रोक कर नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। कुछ जो कंसेप्ट होगी क्वेश्चन के बाद वो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा, ठीक है। जैसे देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं यदि आगे बढ़ूं तो यहाँ पे आ जाती है कुछ ग्राफिकल बातें। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सोल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ दिस सॉल्यूशन, और उसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कीजिए। इसको अब आपको ग्राफिकल फॉर्मेट से है जो सोल्व करना होगा। अब ग्राफिकल फॉर्मेट की बात आती है यहाँ पे तो किस प्रकार की बात होगी, जैसे देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, ठीक है। 3x - 2 यहाँ पे है 2x + 1। तो कुछ ग्राफिकल मेथड इसका कुछ अलग है नहीं, बस ये बोल रहा है ही इसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए इस तरह से। तो इस तरह से रिप्रेजेंट तो ये आसानी से हो जाएगा क्योंकि हम लोग पहले ही इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसे देखिए इस पर रिप्रेजेंट कर पाना तो
आपके लिए भी मुश्किल अब नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पहले ही 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से देख चुके हैं। तो हम लोग सोल्व करते हैं इसे बिना समय गवाए। 3x आपका हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 2x, यहाँ पे 1 + 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे x लेस देन 3। ठीक है, x लेस देन 3, x है जो 3 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब -∞ से लेकर 3 तक। नंबर लाइन लीजिए, 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, -1 लीजिए, -2 लीजिए और -3 लीजिए, और बस इसे सोल्व कर दीजिए। क्या यहाँ पे बोला गया है, जो +3 यानी 3 से छोटे वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा। 3 का वैल्यू मेरा यहाँ है, 3 से छोटे वैल्यू ये इस प्रकार हो जाएगा, इसके लिए सबके लिए सेटिस्फाइड। बस हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास आप लोग को दिख नहीं रहा। तो हर एक क्वेश्चन जो आपको इस टॉपिक में मिलेगा वो लगभग इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो ऐसा नहीं आप लोग सोचे कि मुझे कुछ तो थ्योरी पढ़ाया नहीं गया, कुछ बताया नहीं गया और हर एक क्वेश्चन को बस सॉल्व करवाया जा रहा। तो क्वेश्चन के थ्रू आप थ्योरी यदि जानते हैं तो बहुत ही कंसेप्चुअल होता है, वो आप लोगों को हर समय के लिए याद रह जाता है। तो हर एक तथ्यों को आप इस क्वेश्चन के थ्रू ही जान पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर लगभग सभी क्वेश्चन हमसे होते जा रहे हैं। ऐसा कुछ खास तो आपको दिख नहीं रहा है हर एक क्वेश्चन में जो बाकी पिछले क्वेश्चन से कुछ नया रहे। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग इसी प्रकार से बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। बस एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। जैसे कुछ वीडियो देखें और कुछ वीडियो मिस कर दिए तो वो जो क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट होंगे उस कंसेप्ट को तो आप नहीं जान पाएंगे, तो आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं बन पाएंगे। तो है जो आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, तो इससे फ़ायदा होगा। हर एक आयामों को, हर एक तथ्यों को आप लोग जान पाइएगा और अपने एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दिखा पाइएगा। बहुत ही बेहतर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो हो गए। और फिर यदि कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आए, कुछ बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, कुछ बहुत भयानक सा क्वेश्चन आए, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले कि आप लोग थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग अब नोट डाउन कर लिए होंगे लगभग। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, कुछ भयानक सा क्वेश्चन पे, कुछ बड़ा सा क्वेश्चन पे। देखिए, कुछ बड़ा सा क्वेश्चन इस प्रकार का है, जैसे आप लोग सुनिएगा। जैसे कुछ लोग इंग्लिश में भी पढ़ रहे होंगे, हिंदी मीडियम के होंगे, इंग्लिश मीडियम के होंगे, दोनों छात्रों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं हिंदी में थोड़ा बता दूंगा, इंग्लिश में भी बता दूंगा। मतलब आप लोगों को दोनों में कुछ डिफरेंसेस पता नहीं लगेगा कि मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा कुछ आप लोग डिफरेंस नहीं कर पाइएगा, ऐसा कुछ आप लोग सोचिएगा नहीं। ठीक है। रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। एक कोई स्टूडेंट है रवि, क्या नाम है उसका? रवि नाम है। हो सकता है आपका भी नाम रवि हो, या तो आप अपने नाम को यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि आप हैं जो एक एग्ज़ाम दिए। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम में आपका कितना मार्क्स आ रहा है? देखिए, जो फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट दिया, मतलब 2 टेस्ट दिए, उसमें आया एक में फर्स्ट टेस्ट में आया 70 मार्क्स, सेकंड टेस्ट में आया 75 मार्क्स। ठीक है, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in third test to have an average of at least 60 marks। तो इसका कहने का सेंस ये है, इसको मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। जैसे देखिए, पहले एग्ज़ाम में वो 70 नंबर लाया, दूसरे एग्ज़ाम में वो 75 नंबर लाया, तो वो बोल रहा है कि तीसरा जो एग्ज़ाम होगा, जो थर्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें
वो कितना मार्क्स लाए कि उसका जो एवरेज है वो, उसका जो एवरेज है, एवरेज मार्किंग वो कम से कम 60 हो, एवरेज कम से कम 60 हो, मतलब 60 से अधिक हो सकता है लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो एवरेज मार्क्स है वो 60 से अधिक हो सकता है लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए, और 60 के इक्विवेलेंट भी है क्योंकि वो बोल रहा है कम से कम 60 मार्क्स लाए। तो हम लोग को ये 3 चीज़ पता चला। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन, मतलब क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है, क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि वो पहले एग्जाम में 70 मार्क्स लाया, दूसरे में 75 मार्क्स लाया, तो तीसरा में कितना मार्क्स लाए कि उसका जो तीनों एग्जाम का एवरेज है वो 60 से बराबर या उससे बड़ा हो। ठीक है, आप लोग तो इस क्वेश्चन को अब समझ लिए हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, मैं भी सोल्व करता हूँ, आप भी हमारे साथ सोल्व करने का कोशिश कीजिए। यदि आपसे बन पाता है तो बहुत ही बेहतर बात है, बहुत ही अच्छी बात है, और यदि ना बने तो हम लर्निंग पीरियड में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का बस। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट तो सब कुछ जो जान चुके हैं उसी को यूज़ करेंगे। जैसे देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम में हमारा जो है 70 मार्क्स आया, 70 मार्क्स फर्स्ट एग्जाम में, 20 मार्क्स सेकंड एग्ज़ाम में, 75 मार्क्स थर्ड एग्ज़ाम में। अब थर्ड एग्ज़ाम में मुझे पता ही नहीं है कि कितना मार्क्स आया है, तो कुछ मान लेते हैं कि x मार्क्स आया होगा। ठीक है, तो मान लिए भी x मार्क्स आया, x नंबर आया, तो ये जो वैल्यू है उसका एवरेज, एवरेज कहने का मतलब कितना सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट, तो यहाँ कितना से डिवाइड हो जाएगा, 3 से। ठीक है, एक किससे बड़ा है, 60 से इक्विवेलेंट या 60 से बड़ा है। इक्विवेलेंट कहने का मतलब बराबर, इक्वल। आप लोग इन सभी बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, और थोड़ा इंग्लिश में आप लोग हर एक चीज़ को लिखिएगा तो आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। एग्ज़ाम में जो टीचर हैं वो आपका कॉपी चेक करेंगे तो उनको लगेगा कि इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स देना चाहिए, स्टैंडर्ड एक अलग हो जाता है। लेकिन कुछ खास इंग्लिश जानने की ज़रूरत वैसे है नहीं, यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कम मार्क्स मिलेगा। चलिए इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। ये तो हमारे पुराने क्वेश्चन की तरह हो गए। जैसे देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, बस वही करना है जो पहले से कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। ये जो है 70 प्लस 75 प्लस x है, जो ये जो 3 उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 180। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, x तो इस साइड है ही, उसको उस साइड लेकर चले जाएंगे। 180 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 70 70 140 और 5 145। ठीक है, तो आपका तो इतना हो गया, और फिर इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं। थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए जो x हमारा है वो इसमें से घटाएंगे तो 35 मार्क्स आ जाएगा ना, 40 30 70 और 10 80। ठीक है, x है जो 35 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब होता है, इस x है जो 35 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट था वो थर्ड सब्जेक्ट में एटलीस्ट कहने का सेंस कम से कम, एटलीस्ट कहने का सेंस कम से कम, कुछ कुछ जो शब्द होंगे उसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो 30 प्लस 5 35, यानी 35 मार्क्स से ज़्यादा आते हैं, तो जो एवरेज है वो 60 से बड़ा होगा। तो x का वैल्यू 35 से बड़ा होना चाहिए। अब 35 से जितना भी बड़ा हो जाए, 35 से जितना भी बड़ा होगा उसके लिए है जो एवरेज 60 या उससे बड़ा होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे हमारा 35 आ गया, और यही है जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्त, ये भी क्वेश्चन है जो हमारा सोल्व हो गया। और आप लोग
जैसे लीनियर इक्वलिटीज आपको कौन से चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो 6 चैप्टर में पढ़ना है। तो जो आपका एक्सरसाइज 6.1 है, एक्सरसाइज 6.1 यदि मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो एक्सरसाइज 6 वो 6.1 के लगभग सभी क्वेश्चन के कंसेप्ट आप लोग अब तक जान चुके हैं। हर एक क्वेश्चन को आप लोग अब डील कर पाइएगा, सोल्व कर पाइएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ कंसेप्ट अब इस चैप्टर में बच गया है। इसलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो आपको यदि कंसेप्चुअल लगे तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फिर वही जो आपके साथी हो, आपके संबंधी हो, आपके दोस्त हो, आपके मित्र हो, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो साथियों, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।